छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। राज्य सरकार के 1 साल भी पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही 1 साल में क्या बदला, नगरीय निकाय चुनाव को सरकार और संगठन किस तरीके से देख रही है, और सबसे महत्वपूर्ण, विष्णुदेव साय सरकार में 2 नए मंत्रियों के आने का टाइम क्या है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। साव जी, नमस्कार आपका विस्तार न्यूज़ में। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, क्या तैयारी है आप लोगों की? सरकार के लेवल पर तैयारी पूरी हो गई है। सरकार के स्तर पर चुनाव की तैयारी की दृष्टि से जो अंतिम काम था, पदों के आरक्षण का, महापौर और अध्यक्ष के पदों के आरक्षण का, वह भी हमने कर लिया है। उसकी सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। हमने पूरी तैयारी कर ली है सरकार के स्तर पर। सरकार पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। अब राज्य निर्वाचन आयोग जैसे ही चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगी, उसके हिसाब से चुनाव होगा। पंचायतों में भी आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आरक्षण की प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होगी, वैसे ही वो सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी और फिर राज्य निर्वाचन आयोग जैसे ही चुनाव की घोषणा करेगी, तिथि तय करके घोषित करेगी और चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे, नहीं होंगे, अलग अलग बयान आ रहे हैं मंत्रियों के भी। आपने भी कुछ बयान दिया, आपने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन की तर्ज पे। तो वस्तु स्थिति क्या है, किस तरीके से चुनाव होगा? बहुत क्लियर कंसेप्ट है। शुरू दिन से हमने तय किया था कि हम दोनों चुनाव एक साथ कराएंगे। अलग अलग चुनाव कराने में लगभग 80 दिन का समय लगता था जब आचार संहिता लागू होती थी। सारे अधिकारी, कर्मचारी, सरकार के काम सब चुनाव के आचार संहिता में लगे होते थे। अब हम एक साथ चुनाव करा रहे हैं, जिससे लगभग 35 दिन में दोनों चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात हो रही है। कांग्रेस लगातार ईवीएम पे सवाल खड़े करती है और बैलेट पेपर, इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल अवसरवादिता की स्थिति रहती है। जब भी वो चुनाव हारते हैं, उसका पूरा ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं, चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। अपनी जवाबदारी नहीं लेते कि वे जनमत को स्वीकार भी करने का साहस कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। तो कांग्रेस पार्टी क्या कहती है ये बहुत रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अलग अलग समय पे कांग्रेस का अलग अलग स्टैंड होता है। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम को प्रणाम करते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं, चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं। आप नगरीय निकाय मंत्री भी हैं। नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है, 1 साल आपने मंत्री के रूप में बिताया। टीएस सिंहदेव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान आया है कि नगरीय क्षेत्रों में हमने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए वो विधानसभा का चुनाव हार गए। आप लोगों ने क्या अच्छा काम किया 1 साल में, और आगे का क्या रोड मैप है जिससे आप चुनाव भी जीत सकें? पहली बात तो यह है कि नगरीय निकायों में ये सही है कि 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, दुर्दशा थी शहरों की। न बिजली का काम, न पानी का काम, न सड़क का काम, न साफ सफाई का काम, सारी व्यवस्था ध्वस्त थी, क्योंकि राज्य सरकार पैसे नहीं देती थी। हमारी सरकार बनने के बाद 1 साल में हमने 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नगरीय निकायों को दी है, अलग अलग योजनाओं से। और आज जिस शहर में पर भी जाएंगे आप, आपको हर शहर में आपको विकास के काम होते हुए दिखेंगे। आपने फंड भी दिया, विकास भी हुए, कर्मचारियों के पक्ष में उनके हित में फैसले हुए, लेकिन अधिकांश नगर निगम में कांग्रेस के महापौर हैं। तो क्या वो उसका श्रेय लेकर चुनाव में माइलेज लेने की कोशिश नहीं करेंगे? आप कैसे बताएंगे वोटरों को कि ये आपने किया है या महापौर ने किया है? जिस महापौर ने
साढ़े चार साल के अपने कार्यकाल में कुछ ना किया हो, जब उनकी सरकार थी प्रदेश में, तो आज प्रदेश की जनता, शहरों की जनता इतनी नासमझ नहीं है कि विकास के काम क्यों होने लगे, कौन कहां से राशि आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए राजनीति करती है, विकास पर राजनीति हम नहीं करते। पत्रकार की हत्या के मामले में आया, आप लोग त्वरित एक्शन ले रहे हैं, और क्या क्या उसमें करने जा रहे हैं आप लोग? एक युवा ऊर्जावान पत्रकार की दुर्भाग्यजनक हत्या हुई, और न केवल उनके निधन से पहले जो उन्होंने रिपोर्ट दिखाई थी सड़कों के लिए, जिस दिन वो समाचार प्रकाशित हुआ उसी दिन हमने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया, जांच बिठा दिया। और दुर्भाग्यजनक वो घटना होने के बाद जिस तत्परता से पुलिस ने कार्यवाही की, तुरंत ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और चौथा जो मुख्य आरोपी था उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से उसकी भी गिरफ्तारी की। लोक निर्माण विभाग ने उसके ठेकेदारी का लाइसेंस निलंबित किया, उसके काम जो लंबित थे उन कामों का एग्रीमेंट निरस्त कर दिया। और वो जांच कमेटी जो बनी है, वो जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की भी कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। भाजपा का संगठन चुनाव चल रहा है, जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है, प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कब तक होगी, और क्या वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जगह किसी नए को जिम्मेदारी मिल सकती है? भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक चुनाव व्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा है। सबसे पहले हमने बूथ इकाई के चुनाव किए, फिर मंडल इकाई के चुनाव हुए, फिर हमारे जिलों का चुनाव संपन्न हो गया है, अधिकांश जिलों का। प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हो गई है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी चुनाव अधिकारी बने हैं। जो भी वो तिथि निर्धारित करेंगे और उस तारीख को प्रदेश अध्यक्ष के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी। अब आने वाला समय बताएगा कि कौन किसी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी। अभी मंत्रिमंडल में 2 पद रिक्त हैं, और ये बोला जा रहा है कि हरियाणा फार्मूला लग सकता है तो 3 हो जाएंगे। क्या किरण सिंहदेव को भी ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान और महत्व है। जो भी कार्यकर्ता निष्ठा से, ईमानदारी से, समर्पण भाव से पार्टी का काम करता है, पार्टी उनके योग्यता क्षमता को ध्यान में रखते हैं, निश्चित रूप से पार्टी उनके क्षमताओं का उपयोग करती है, बड़ी जिम्मेदारी देती है। आपने जो कहा है कि मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूँगा कि मंत्रिपरिषद का विस्तार का मामला, किसे मंत्री बनाना किसे नहीं बनाना, मूल रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा करके इस पर निर्णय लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा, आप लोगों ने, आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो धर्मांतरण को आप लोगों ने बड़े पैमाने पे उठाया, और उसका परिणाम भी आया। बस्तर में जिस तरीके से परिणाम आया, सरगुजा में तो कांग्रेस साफ हो गई। अभी भी धर्मांतरण को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। नया कानून आप लोगों ने विधानसभा में संशोधन लाया था, वो अब क्या स्थिति है? क्या उसमें, उस प्रक्रिया में कहाँ तक आगे बढ़े और आगे क्या होगा? धर्मांतरण को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। अवैध धर्मांतरण जैसे जो विदेशी लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। धर्मांतरण को लेकर भी हमारी सरकार गंभीर है। जहां पर भी इस प्रकार की शिकायत आ रही है, मौजूदा कानून के आधार पर कार्रवाई हो रही है, और आने वाले समय में सरकार एक कठोर कानून धर्मांतरण रोकने के लिए, अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार बनाने पर विचार कर रही है। पर हम किसी भी कीमत पर अवैध धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने सुना अरुण साव जी को, उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम विषयों पे उन्होंने विस्तार से बात की। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप विस्तार न्यूज़ से जुड़े रहें।